आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र और इसके बारे में बताया बायो सेवर्ट ने। और उन्होंने ही एक नियम दिया है, तो उस नियम को इन्हीं के नाम के आधार पर बायो सेवर्ट नियम कहा गया है। तो उसी की आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, बायो सेवर्ट लॉ। तो एक करंट एलिमेंट है, यानी कहने का मतलब कि कोई तार है, उसमें करंट जा रहा है, तो उसका एक टुकड़ा ले लिया गया है, तो उतने भाग में हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे और बायो सेवर्ट के द्वारा दिए गए नियम को पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि जितने चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात हैं वे सभी विद्युत धाराओं अथवा गतिशील आवेशों तथा कणों के नैज चुंबकीय आघूर्णों के कारण उत्पन्न हुए। तो ध्यान दीजिए कि हमको जितने भी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पता है, वो सब या तो विद्युत धारा के कारण। अब जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा की परिभाषा अगर हम देखें तो डिफिनीशन में लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आखिर आवेश गतिमान ही तो है, प्रवाहित हो रहा है। तो चाहे विद्युत धारा कहें या गतिशील आवेश कहें, एक ही बात है। तथा कणों के नैज चुंबकीय आघूर्णों के कारण उत्पन्न होते हैं। या फिर कोई पार्टिकल है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो रहा है, यानी चुंबकीय बल के कारण घूर्णन उत्पन्न होता है, उसकी वजह से होता है, यानी इंट्रिंजिक मैग्नेटिक मोमेंट। इंट्रिंजिक का मतलब नैज, नैज का मतलब उसका खुद का निजी आंतरिक मामला है, आंतरिक। इंट्रिंजिक का मतलब आंतरिक और एक्सट्रिंजिक का मतलब बाहरी। तो उस कण के स्वयं के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर विद्युत धारा यानी करंट के कारण, या फिर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है। ये तीन कारण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ अब हम विद्युत धारा तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है अभी इस हेडिंग के अंतर्गत हम किसी तार में करंट जा रही है, तो उस करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। यह संबंध बायो सेवर्ट नियम द्वारा प्राप्त होता है। तो बायो सेवर्ट नामक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था, तो उसी नियम से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करते हैं। कह रहा है चित्र 4.7 में एक परिमित यानी सीमित विद्युत चालक तार, यानी ऐसा तार जिसमें विद्युत चल सके, यानी कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। XY दर्शाया गया, तो तार XY यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, I करंट इसमें जा रही है, ये देखिए दिखाया गया है। तो चालक के अत्यल्प अवयव DL पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग टुकड़ा ले लेते हैं, बहुत छोटी चकती काट लेते हैं, जैसे खीरा की पतली डिस्क काट ली जाए, उसी तरह इसको काट लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो अगर इतना बड़े तार में हम किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं, तो पहले छोटी सी चकती यानी डिस्क इसकी ले लें, छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसमें निकाल करके फिर इंटीग्रेशन कर दें यानी समाकलन कर दें, तो पूरे तार की मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो इस प्रकार से
छोटा सा टुकड़ा dl ले लिया है। कह रहा है मान लीजिए हमें इस अवयव द्वारा इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान निर्धारित करना है। तो कह रहा है जो छोटा सा टुकड़ा लिए हैं इस तार का, उससे मान लेते हैं कि r दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने dB मान लिया है। चूँकि छोटा टुकड़ा dl है, बहुत छोटा है, तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड को भी dB लिखा गया है। मान लीजिए विस्थापन सदिश r तथा dl के बीच कोण थीटा है। तो कह रहा है मान लेते हैं कि ये विस्थापन सदिश है हमारा। कह रहा है मान लेते हैं कि जो छोटा सा टुकड़ा काटे हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r कहते हैं, विस्थापन सदिश यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये r हो गया, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर यानी सदिश क्वांटिटी है। तो ये हो गया। और r तथा dl के बीच का कोण थीटा है। तो r और ये जो dl है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तार टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस तार पर हम लोग एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो वो स्पर्श रेखा इस प्रकार जाती है और यहाँ से हम r विस्थापन सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र dB मानते हैं। मान लीजिए dB है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो स्पर्श रेखा बनाई गई, तो इस स्पर्श रेखा से ये देखिए, स्पर्श रेखा से I की दिशा ये है, तो इसी दिशा में ये देखिए तीर बना करके dl लिखा गया है छोटा सा। ये dl मतलब इस तरह तीर लगा है, इधर को करंट जा रही है। इस प्रकार से तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है उससे ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया और विद्युत धारा अवयव यानी करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो छोटा सा टुकड़ा है, उससे ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया एक तरह से। तो कह रहा है ये विद्युत धारा का जो टुकड़ा है जो तार का, उससे ये r के बीच का एंगल ये थीटा मान लिया गया है। मान लीजिए विस्थापन सदिश r तथा dl यानी छोटा सा टुकड़ा जो इस तार में लिया गया उस पर स्पर्श रेखा खींच दी गई ताकि उसकी दिशा पता चले। तो स्पर्श रेखा की जो ये दिशा है वहाँ से और ये r के बीच का कोण थीटा है। तब बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण विद्युत धारा I, लंबाई अवयव मॉड ऑफ dl के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम ये सब चीजें मान लें तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र dB होगा वो dB हमारा करंट जो फ्लो हो रही है उसके परिमाण यानी I तथा जो लंबाई का अवयव है यानी लेंथ का जो कंपोनेंट है उसके परिमाण यानी मॉड ऑफ dl के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग यानी स्क्वायर। इस क्षेत्र की दिशा dl तथा r के तलों के लंबवत होगी। तो ध्यान दीजिए, ये जो नीचे पॉइंट लिखा है थोड़ा समझना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इस क्षेत्र की दिशा यानी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा dl तथा r के तलों के लंबवत होगी। यानी जो छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है dl और r एक ही तल में है। मान लो अगर XY प्लेन में है तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी XY प्लेन के लंबवत यानी Z एक्सिस में होगी। तो इसीलिए देखिए ये dl है और ये r है, इस प्लेन के ये क्रॉस बनाया गया है। देखिए क्रॉस का मतलब
ये जो कागज है हमारा, इस कागज में यहाँ पेन खड़ा करें तो अंदर धंस जाएगा पेन, तो अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये x है, ये y है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो अगर ये कागज का तल हमारा, तो इससे लंबवत अंदर की ओर अगर पेन खड़ा करें इस बिंदु पर तो वो जेड एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस में तो हमारा कागज है, अंदर की ओर जेड एक्सिस में हमारी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये कहने का मतलब है। अतः सदिश संकेत पद्धति में, तो अगर हम सदिश संकेत पद्धति यानी वेक्टर नोटेशन के हिसाब से अगर इस इक्वेशन को लिखें तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, क्योंकि IDL के समानुपाती अनुक्रमानुपाती, लंबाई के विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, तो देखिए IDL कर दिया, I के अनुक्रमानुपाती और DL के, और दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो नीचे देखिए R का वर्ग न करके घन किया गया है, क्यूब किया गया है, तो ऊपर कैपिटल R का गुणा भी किया गया है, मोटे अक्षर में R लिखा है। मोटे अक्षर में R का मतलब ये सदिश यानी वेक्टर है और ये अदिश है, मतलब ये परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है दूरी का, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश का चूंकि गुणा है, तो अगर इसके परिमाण लिखे यहाँ पर तो आर आर कटेंगे तो नीचे स्क्वायर यानी वर्ग ही बचेगा, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, कह रहा है तो ये हमारा जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ये सबको पता है, तो एक कांस्टेंट लिख रहे हैं μ0/4π IDL क्रॉस R अपान R³। अब ध्यान दीजिए कि L DL छोटा टुकड़ा है, तो DL और R एक ही तल में है, एक ही तल में है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो क्रॉस वाले रहेंगे, जैसे टाउ इक्वल टू R क्रॉस F लिखते थे, तो R और F एक ही तल में होते थे, और टाउ उसके अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर दूसरे तल में होता था, यानी जेड एक्सिस में होता था। अगर R और F एक्स एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसी प्रकार से अगर V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R है, तो ओमेगा और R एक ही तल में होंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो V हमारा जेड एक्सिस में होगा। इसी प्रकार से इस फार्मूले में देखते हैं कि अगर DL और R एक्स वाई प्लेन में है तो DB यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा जेड एक्सिस में है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो क्रॉस वाला होता है वो एक ही तल में रहेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा उस तल के परपेंडिकुलर यानी लंबवत 90 डिग्री पे रहेगा। बार बार इस बात को बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर स्टार लगा के समझा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि DL क्लास R की दिशा दक्षिण हस्तपेंच नियम द्वारा भी प्राप्त होती है। तो राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल द्वारा भी हम इसकी DL क्लास R की दिशा निकाल सकते हैं। तो DL तथा R के तलों को देखिए, तो DL और R के अगर हम प्लेन को देखें तो XY प्लेन में, XY प्लेन में। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि आप पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर गमन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर गमन कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि DL हमारा पहला सदिश है, देखिए L कैपिटल में है तो ये सदिश ही है। अभी ऊपर आया था लॉरेंज रूल में तो ILB साइन थीटा लिखा गया था, तो वहाँ भी L सदिश था, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा काट लिया तो वो सदिश हो जाएगा, क्योंकि ये दिशा बता रहा है, इसी के साथ एंगल बन रहा है, तो ये भी सदिश हो जाएगा। तो कह रहा है कि DL और एक सदिश DL है, दूसरा R है,
तो अगर हम पहले सदिश को dl मान लें तो dl से अगर r की तरफ चलेंगे तो हम दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, घड़ी की चलने की दिशा में घूमेंगे। तो कोई स्क्रू को अगर हम घड़ी की चलने की दिशा में घुमाए पेच को तो वो कसता जाता है, यानी उसकी नोक अंदर धंसती जाती है। तो जाहिर सी बात है तब इस स्थिति में यह dB हमारा अंदर की ओर होगा जैसा बताया जा रहा। अब अगर पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर हम बाईं दिशा में चलें इस तरह एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पेच को घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में अगर ऐसे ऐसे घुमाए तो वो खुलने लगता है, यानी हमारी तरफ बाहर आता है। तो फिर ये dB हमारी तरफ बाहर को होगा। तब यहाँ पर हम लोग क्रॉस न लिख करके एक छोटा सा डॉट बनाएंगे और ऐसे बंद करेंगे। तो ये बाहर की ओर आने का प्रतीक होता है कि नोक बाहर को निकल रही है, यानी स्क्रू खुल रहा है। तो वही यहाँ पर समझा रहा है कि यदि गति वामावर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो परिणामी आपकी ओर संकेत करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर मतलब हमारी तरफ कागज के तल के बाहर की ओर। और यदि यह दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में है तो परिणामी आपसे दूर की ओर होगा, यानी कागज के तल में अंदर की ओर जाएगा, हमसे दूर। इस तरह एक चीज को बहुत बारीकी से आप लोग समझते जाइए। अगर एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाती है तो चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ μ0/4 पाई अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अनुक्रमानुपातिक नियतांक मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अनुक्रमानुपातिक नियतांक है μ0/4 पाई। उपरोक्त समीकरण तब लागू होता है जबकि माध्यम निर्वात हो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर इस समीकरण को बायो-सेवर्ट लॉ को तब लागू करेंगे जब हमारा मीडियम क्या होगा, निर्वात यानी वैक्यूम हो, हवा ना हो। अब इस क्षेत्र का परिमाण अगर परिमाण निकालें तो मॉड ऑफ dB इक्वल टू μ0 I dl sin थीटा अपान 4 पाई r स्क्वायर। तो ये फार्मूले को याद कर लीजिए और सीधा हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर साइन थीटा का टर्म आया है तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए dl क्रॉस r है तो क्रॉस के साथ साइन थीटा आता है और डॉट के साथ कॉस थीटा आता है, इसलिए यहाँ पर dl साइन थीटा है। अब देखिए जब मैग्नीट्यूड निकाला गया यानी परिमाण तो विस्थापन सदिश जो मोटे अक्षर में r लिखा था उसको हटा दिया गया और नीचे r स्क्वायर ही लिखा गया है। और ये साइन थीटा क्यों लिखा है नीचे बता भी रहा है कि यहाँ हमने सदिश गुणनफल के गुणधर्म यानी मॉड ऑफ dl क्रॉस r बराबर dl r साइन थीटा होता है तो उसी का उपयोग किया है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण 4.7a मूल समीकरण है। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है और इसी से ये निकाला गया है 4.7b। कह रहा है कि अनुक्रमाती स्थिरांक यानी कांस्टेंट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन μ0/4 पाई या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी μ0/4 पाई का यथार्थ मान कितना होता है तो μ0/4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है इसका मान। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। राशि μ0 को मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा μ0 है इसको चुंबकशीलता नियतांक कहते हैं। कहाँ का, निर्वात का यानी वैक्यूम का या खुले आकाश का। तो इसको भी ध्यान दीजिए
कि म्यू जीरो इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी अलग है, परमिबिलिटी अलग है, दोनों को ध्यान देना। तो म्यू जीरो हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक। चुंबकशीलता नियतांक यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के बायो सेवर्ट नियम और स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम नियम में कुछ समानताएं हैं तथा कुछ असमानताएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के बायो सेवर्ट नियम और स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम नियम में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो उन समानताओं असमानताओं के बारे में नीचे चर्चा की गई है। दोनों दीर्घ परासी हैं, ये समानता है। लार्ज रेंज में काम करती हैं, बहुत दूर के मामले में। बोथ आर लॉन्ग रेंज, यानी बहुत बड़ी परास है। जैसे किसी पत्थर को हाथ से उठा कर फेंक दिया जाए या गोली ऊपर को, गोली जो है किसी कोण पर पृथ्वी से छुटा दी जाए राइफल से, तो बहुत दूर तक जाती है, 1 किलोमीटर तक। तो बहुत लंबी परास तक ये दोनों बल हमारे काम करते हैं, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, क्योंकि दोनों ही स्रोत से परीक्षण बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और उसका कारण ये है कि दोनों ही जो परीक्षण बिंदु है यानी टेस्टिंग पॉइंट है, उसकी जो दूरी है उसके दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर तक जाते हैं। दोनों ही क्षेत्रों पर अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है। दोनों ही क्षेत्रों में यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हम लोग सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ये नियम हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इस संबंध में यह ध्यान दीजिए कि स्रोत आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, जैसे कि अपने स्रोत विद्युत आवेश में स्थिर वैद्युत क्षेत्र रैखिक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर स्रोत आइडियल, यहाँ पर जो तार है उसका छोटा टुकड़ा लिया गया है, उसमें करंट आई अगर फ्लो हो रही है तो आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, यानी लिनियर है मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार से कि जैसे विद्युत आवेश यानी जो पहला चैप्टर पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण रखा रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं बनाई जाती थी। तो वही कह रहा है कि जैसे कि हमारा विद्युत क्षेत्र रैखिक था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है। जैसा भी हमने ऊपर देखा कि जेड एक्सिस में पूरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही है। अब अगला क्या है, समानताएं देखिए हैं, असमानताएं भी आएंगी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत जैसे विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत जैसे आइडियल द्वारा उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है तो कोई आवेश स्थिर है, तो जो क्षेत्र उत्पन्न करता है जहाँ पर चुंबकीय कण, जहाँ पर कोई कण आकर्षित होता है तो उसको स्थिर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चार्ज हमारा अदिश राशि है, तो वही कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। अदिश स्रोत मतलब स्केलर क्वांटिटी है, जैसे विद्युत आवेश हमारा अदिश राशि है, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है। आइडियल हमारा वेक्टर है तो इससे उत्पन्न होता है। अब आगे देखे क्या है, कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्रोत को क्षेत्र के बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है,
जबकि चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन सदिश R तथा विद्युत धारा अवयव IDL दोनों के तलों के लंबवत होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, जो पहले चैप्टर में पढ़े थे, तो क्षेत्र स्रोत को क्षेत्र के बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल था उससे जो सोर्स को मिलाते हैं तो उसके अनुदिश होता था विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन मानी जाती थी, इससे ऐसे ऐसे निकलती थी त्रिज्यीय या रेडियली। तो ये देखिए अनुदिश हो गया। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, और ये तार में छोटा सा टुकड़ा लिया dl, तो ये मान लीजिए ये दिशा है, तो ये x प्लेन है, ये y, तो z प्लेन यानी इन दोनों के लंबवत अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड थी, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र था। तो दोनों में देखिए अंतर है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई पॉइंट माना जाता है विस्थापन सदिश, तो उसके अनुदिश है, यानी उसी दिशा में है। जबकि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो R और IDL जो कि करंट फिलामेंट का एक टुकड़ा है और R हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इन दोनों अगर x y तल में है तो इसके लंबवत है हमारा विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी z एक्सिस में। तो ये भी अंतर है हमारा। अब चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, कह रहा है बायो सेवर्ट नियम में कोण पर निर्भरता है जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में नहीं होती। तो एंगल के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र में नहीं पढ़े, जबकि बायो सेवर्ट लॉ में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में एंगल की चर्चा है। चित्र 4.9 में दिशा dl डैश युक्त रेखा में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो देखिए जो ये हमारी ये फिगर बनाया गया है 4.9, कह रहा है चित्र 4.9 में ये 4.9 फिगर है। तो कह रहा है ये जो dl की दिशा है, इस दिशा में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो लंबवत है ना, इसके अभिलंबवत है, अभिलंबवत होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि चित्र 4.9 में दिशा dl डैश युक्त रेखा में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। इस दिशा के अनुदिश थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 तथा समीकरण 4.7a में मॉड ऑफ dB बराबर 0। तो चूंकि ये फार्मूला है हमारा ये, तो थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये dB यानी मैग्नेटिक फील्ड का या चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो भी 0 हो जाएगा। कहाँ पर? dl के अनुदिश, क्योंकि dl के अनुदिश जो है ये dl है छोटा सा टुकड़ा, तो ये इसमें जो दिशा दिखाई गई है तो इसके अनुदिश कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि एंगल थीटा बराबर 0 होगा। जब इसी की दिशा में ले लेंगे तो दोनों एंगल वाली तीर और ये dl वाली तीर एक ही दिशा में होगी, तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी का परिमाण 0 हो जाएगा। इसलिए dl की दिशा में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। मोटी मोटी भाषा में कहने का ये मतलब है। तो मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता, मुक्त दिक् स्थान की चुंबकशीलता तथा निर्वात में प्रकाश के वेग में एक रोचक संबंध है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो कह रहा है देयर इज ए इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप, यानी बहुत रोचक संबंध है बिटवीन एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू 0 द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट दिक स्थान की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी या फ्री स्पेस, और मुक्त दिक स्थान की चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिएबिलिटी हमारी म्यू नॉट है और परमिटिविटी या विद्युतशीलता हमारी एप्सिलॉन नॉट है, इसको ध्यान देना। तो कह रहा है इनमें एक विशेष संबंध है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू 0/4 पाई इक्वल टू, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 1/, में, और जब ये ऊपर चला गया तो ये 1/, में आ जाएगा। तो 1/9 × 10⁹ इंटू म्यू 0/4 पाई की वैल्यू अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं 10⁻⁷। तो इस प्रकार से ये आ गया 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश के वेग को c लिखते हैं यानी c का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/c²। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c², ये भी हमारा एक फार्मूला निकल करके आ गया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। सारे फार्मूलों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि इस संबंध के विषय में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के अध्याय 8 में चर्चा करेंगे। चैप्टर 8 में फिर ये पढ़ेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। चूंकि निर्वात में प्रकाश का वेग नियत है, गुणनफल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट परिमाण में निश्चित है। तो चूंकि फ्री स्पेस में निर्वात में हमारा जो लाइट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसलिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी निश्चित है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में से किसी भी एक मान का चयन करने पर अन्य का मान स्वतः निश्चित हो जाता है। तो इन दो में अगर कोई एक कांस्टेंट है तो c तो हमारा कांस्टेंट है ही, तो अगर एक कांस्टेंट है तो दूसरा अपने आप नियत हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। एसआई मात्रकों में म्यू नॉट का एक निश्चित परिमाण 4 पाई × 10⁻⁷ है, जैसा हमको पता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कोई विद्युत धारा अवयव डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा x I कैप, जिससे एक उच्च धारा I बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित है, जैसा चित्र 4.8 में अभी हम देखेंगे नीचे। तो ये चित्र जो 4.8 है हमारा, यहाँ पर कोई ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया गया है डेल्टा x। तो वही कह रहा है कि ये जो डेल्टा x है, तो इसका अगर संबंध देखा जाए तो जैसे dl लिखते थे, तो यहाँ थोड़ा बड़ा है, थोड़े बड़े के लिए डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा L इक्वल टू हमारा डेल्टा x I कैप है, और इसमें हाई करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर, और ये जो अवयव लिया गया है, कंपोनेंट लिया गया है, ये मूल बिंदु पर स्थित है यानी सेंटर पर, जैसा चित्र 4.8 में दिखाया गया। कह रहा वाई अक्ष पर 0.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके काट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस है, यहाँ पर डेल्टा x लिया गया है, ये x है, ये y है, तो ये सेंटर यहाँ पर होगा। तो सेंटर पर देखिए मूल बिंदु पर डेल्टा x लिया गया है। अब यहाँ से y एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी 0.5 मीटर है। तो इस बिंदु पर P पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, डेल्टा x हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो सब कुछ तो हमको दे दिया, सीधा फार्मूला लगा देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो x y एक प्लेन है, तो उसी प्रकार से dl क्रॉस r जैसे लिखते थे, यहाँ पर देखिए dl क्रॉस r, तो इसका मतलब dl और r एक तल में है, और db इस तल के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा,
या तो कागज के तल के बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। तो वही फार्मूला लगा दिया, मॉड ऑफ डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी एल हमको दिया है x, जो डी एल है वही x होगा। तो डी एल इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, 10 नहीं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। डेल्टा एल को डी एल लिख सकते हैं, ज़्यादा छोटे के लिए डी एल लिखते हैं, अगर कुछ बड़ा हो तो डेल्टा एल लिखते हैं। और आई कैप का मतलब पोजीशन वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, यानी ये हमको करंट के बारे में बता रहा है कि डी एल इंटू आई ही है। ये जो फार्मूला है ऊपर, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डी एल क्रॉस आर को, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है डेल्टा एक्स डॉट आई कैप। वहाँ डी एल क्रॉस आर है, यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, आर को डेल्टा एक्स, अरे डी एल को, और आई कैप उसी के साथ, यानी उसी में करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए डी एल हमारा डेल्टा एक्स हो गया 10⁻⁻² मीटर, आई 10 एम्पियर दिया है, और आर जो है ये 0.5 मीटर है यहाँ से, तो आर ले लिया। और ये जो आर है वाई एक्सिस में है, तो इसलिए इक्वल टू वाई लिख दिया कि आर 0.5 मीटर कहें या 0.5 वाई कहें, एक ही बात है क्योंकि वाई एक्सिस में है। और μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर हमको पता है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखा गया है यहाँ पर। अब देखिए करंट इधर को जा रही है डेल्टा एक्स, ये मतलब ये जो डेल्टा एक्स लिया गया है इसकी डायरेक्शन ये है, और जहाँ पर निकालना है आर दूरी वो वाई एक्सिस में, तो बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस में जो हमें लेना है वो बीच का एंगल लेना है, डी एल क्रॉस आर लिखते थे हम लोग। तो अगर ये डी एल है और ये आर डिस्टेंस है, तो डी एल और आर के बीच 90 डिग्री का कोण है, जो क्रॉस में रहेगा उसी के बीच कोण लेना है फार्मूले में। तो यहाँ पर देखिए अगर ये साइन थीटा ना होता तो आई डी एल क्रॉस आर होता, और फिर नीचे क्यूब होता जैसे पीछे पढ़े, तो आर आर कट गया है, तो इसलिए आर और डी एल, ये जो छोटा टुकड़ा है जिसको डेल्टा एक्स कहें या डी एल एक ही बात, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। 90 रखा गया तो साइन थीटा का मान 1 आ गया, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो मॉड ऑफ डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई की जगह 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, इंटू डी एल की वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁻² है, अपान आर स्क्वायर है तो आर 0.5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.5 होगा, इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। सॉल्व किया तो आ गया 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, वो लिख दिया। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा +z दिशा में है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, +z दिशा में है। इसका कारण यह है कि dl क्रॉस r इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इंटू वाई जे कैप इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स के कैप। तो इसकी दिशा +z एक्सिस में है। कैसे है हमने आपको कई बार बताया है, फिर समझ लीजिए। आई जे के इस तरह लिखते हैं, आई से जे की ओर, जे से के की ओर, के से आई की ओर चलेंगे, आई जे के क्रम से मिलते चले जाएं। तो इस प्रकार अगर मिलते चले जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज, यानी इस तल के अंदर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और अंदर की ओर जो जेड एक्सिस है उसको पॉजिटिव मानेंगे और बाहर की ओर निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि जो डीएल यानी डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, ये एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में आई कैप लिखते हैं
वाई एक्सिस में जे कैप लिखते हैं। तो डीएल क्रॉस आर का मतलब डेल्टा एक्स आई कैप इनटू, अब आर जो डिस्टेंस ली गई है जे कैप यानी वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जे लिखते हैं तो वाई जे कैप लिख दिया। तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो आगे क्या मिलेगा के। तो अगर एक आई एक्स एक्सिस में है यानी आई कैप है, एक वाई एक्सिस में है यानी जे कैप है, तो तीसरा के यानी जेड एक्सिस में होगा पॉजिटिव वाली, इसलिए प्लस जेड डायरेक्शन होगी। इस प्रकार से हमें बात को समझना है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई डेल्टा एक्स आई क्रॉस जे कैप, तो यहाँ पर के कैप हो जाएगा। इस तरह से हमको दिशा निकालनी है। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि यहाँ हम आपको सदिश गुणनफलनों के निम्नलिखित चक्रीय गुणों को याद कराते हैं। तो जैसा भी हमने आपको बताया तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है कि आई क्रॉस जे कैप बराबर आगे वाला के कैप, जे क्रॉस के कैप तो आगे वाला आई कैप, के क्रॉस आई कैप तो आगे वाला जे कैप। वैसे आई जे के लिख लेना है और दाहिनी तरफ चलना है, जो मिलता चला जाए वही लिख लेंगे। जैसे आई जे के क्रम से होता है तो आई क्रॉस जे है तो के मिल गया, फिर जे क्रॉस के है तो आई मिल गया, फिर आई क्रॉस के है, के क्रॉस आई है तो जे मिल गया। तो ध्यान दीजिए इस क्षेत्र का परिमाण लघु है, यानी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र का वो बहुत कम है। अब देखिए आगे कह रहा है कि अगले अनुभाग में हम वृत्ताकार पास यानी सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिकलित यानी कैलकुलेट करने के लिए बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग करेंगे। तो ये हम अब आगे पढ़ेंगे। ये देखिए वृत्ताकार लूप है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।